हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, 12th बिजनेस स्टडी में हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं प्रबंध के सिद्धांत। बच्चों, प्रबंध के सिद्धांतों में दो प्रकार के सिद्धांत हमारे कोर्स में हैं। एक वैज्ञानिक सिद्धांत और दूसरा होता है प्रशासनिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिए गए हैं और प्रशासनिक सिद्धांत हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उसको हमने पूर्व कक्षाओं में समझ लिया है और हेनरी फ्योल के जो 14 सिद्धांत है, हेनरी फ्योल के द्वारा प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए गए हैं। उनमें से जो 3 सिद्धांत है, कार्य विभाजन का सिद्धांत, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत और तीसरा अनुशासन का सिद्धांत, ऐसे 3 सिद्धांतों को हमने इसके पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास में हमने उसको समझ लिया है। आज की क्लास में हम जो चौथा सिद्धांत है हेनरी फ्योल के द्वारा उसको समझने वाले हैं, मतलब और आगे के जितने भी सिद्धांत हैं उन सारे सिद्धांतों को हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो हेनरी फ्योल के ऐसे 14 सिद्धांत है प्रबंध के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, उनमें पहला कार्य विभाजन का सिद्धांत, दूसरा अधिकार उत्तरदायित्व का सिद्धांत और तीसरा अनुशासन का सिद्धांत। ये हमें मौखिक याद रखना बिल्कुल, ठीक है। अब चौथा सिद्धांत हमारा आ रहा है आदेश की एकता। अब देखिए ये किससे रिलेटेड है? मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, संगठन से रिलेटेड है। संगठन का मतलब व्यक्तियों के समूह के द्वारा किसी उद्देश्य के लिए जो कार्य किया जाता है तो वो संगठन होता है। संगठन मतलब औपचारिक संगठन जिसको बनाया गया है। अब संगठन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, सब अलग अलग पदों के ऊपर काम करते हैं। जैसे हमने देखा कि प्रबंध के 3 स्तर हैं, एक उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो उच्च स्तर का जो व्यक्ति है निम्न स्तर को आदेशित करता है, निर्देशित करता है। मध्य स्तर का व्यक्ति निम्न स्तर को आदेशित करता है, निर्देशित करता है। और निम्न स्तर का जो प्रबंधक होता है वो कर्मचारियों को, श्रमिकों को आदेश देता है। अब यहाँ पर ये पूरा जो संगठन होता है, संगठन में एक पूरा सिस्टम चलता है, एक प्रणाली होती है, एक उसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसके नीचे काम करने वाला उसका अधीनस्थ होता है, फिर उसके अधीनस्थ होते हैं। तो यहाँ पर संगठन में एक सिद्धांत उन्होंने दिया हेनरी फ्योल ने कि आदेश की एकता। अब उसके नाम से स्पष्ट है कि काम करने वाला जो वर्ग है या जो समूह है जो कि कार्य को कर रहा है उसको किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसको एक व्यक्ति आएगा कि आप ऐसा काम करो, थोड़ी देर के बाद में कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और वो बोलेगा कि आप ऐसा काम करो। यदि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा उसको आदेशित किया जाएगा तो क्या होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? उसका प्रभाव ये पड़ने वाला है कि वो कोई सा भी काम नहीं करेगा, मतलब किसी भी आदेश का पालन नहीं करेगा। दूसरा, उसको बचने का रास्ता मिल जाएगा। वो बोल देगा कि मुझे वो साहब ने बोला था तो मैं ये काम कर रहा हूँ। वो साहब पूछेंगे तो बोले मुझे वो तीसरे साहब ने बोला था तो उनका काम कर रहा हूँ मैं। इस प्रकार से उसको बचने के बहुत सारे जो रास्ते हैं वो मिल जाएंगे। और इसलिए यहाँ पर हेनरी फ्योल के अनुसार, फ्योल ने क्या कहा कि फ्योल के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी का केवल, फ्योल के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी का केवल एक ही अधिकारी होना चाहिए। मतलब जो भी कर्मचारी है उसका एक ही बॉस होना चाहिए, मतलब उसको आदेश देने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए, ताकि वो किसी दूसरे का बहाना नहीं बना सके कि मुझे ये साहब ने ऐसा कहा या वो साहब ने ऐसा कहा। यदि कोई कर्मचारी एक ही समय में 2 अधिकारियों से आदेश लेता है तो इसे आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन माना जाएगा। एक ही समय में मान लो 2 अधिकारी उसको आदेश देंगे तो वो दोनों का काम नहीं करेगा, तो ऐसी कंडीशन आदेश की एकता सिद्धांत का उल्लंघन होगा। आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी औपचारिक संगठन में कार्यरत व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश लेने चाहिए और उसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। एक ही व्यक्ति से आदेश भी लेना है और उसके ही प्रति उसको क्या होना है, उत्तरदायी होना है।
मतलब वो साहब, एक ही साहब से उसको आदेश मिलना है और उसी साहब को उसको जवाब भी देना है। उत्तरदायी का मतलब कि उन्हीं साहब को उसको क्या करना है, वो काम का जवाब भी देना है। ये फेयोल के द्वारा कही गई बात है। फेयोल ने इस सिद्धांतों को काफी महत्व दिया है और वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भाई आज के समय में कोई भी जो कर्मचारी है वो बच क्यों जाता है, उसके पीछे का कारण ही यही है कि उसको बचने के बहुत सारे रास्ते हैं। वो एक ही समय में उसको 4 लोगों से आदेश मिलता है तो उसको बचने के 4 रास्ते मिल गए। एक व्यक्ति को बोलेगा कि दूसरे ने कहा, दूसरे को बोलेगा कि तीसरे ने कहा, तीसरे को बोलेगा कि चौथे ने कहा। यदि एक ही व्यक्ति से आदेश उसको मिलेगा तो उस व्यक्ति के सामने वो कोई बहाना नहीं बना सकता। उसको ऐसा लगा कि यदि इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है तो अधिकार प्रभावहीन हो जाता है। मान लो आदेश की एकता का उल्लंघन हुआ, मतलब एक ही समय में 2 अधिकारियों के द्वारा उसको आदेश दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अधिकार प्रभावहीन हो जाएगा। अधिकार का मतलब कि जो उसका पावर है वो पावर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मतलब एक अधिकारी के द्वारा उसको आदेश दिया गया और एक दूसरे अधिकारी के द्वारा भी उसको आदेश दे दिया गया, तो ये दोनों आदेश में से किसके आदेश का पालन करे, वो किसी के भी आदेश का पालन नहीं करेगा। मतलब ये दोनों आदेश जिस अधिकार से दिए गए थे वो अधिकार क्या हो गया, प्रभावहीन हो गया। मतलब उस आदेश का कोई अर्थ ही नहीं रहा, उसके अधिकार का कोई प्रभाव नहीं रहा। अनुशासन संकट में आ जाता है और ऐसी कंडीशन में जो डिसिप्लिन रखा जाना था वो क्या हो गया, वो संकट में आ जाता है। आदेश में व्यवधान पड़ जाता है एवं स्थायित्व को खतरा हो जाता है। यह फेयोल के सिद्धांत से मेल खाता है और इससे जो कार्य करना है उसके संबंध में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहेगी। माना कि एक विक्रयकर्ता को एक ग्राहक से सौदा करने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक विक्रयकर्ता को ग्राहक से सौदा करने के लिए कहा गया, उसे विपणन प्रबंधक 10% की छूट देने का अधिकार देता है। जो मार्केटिंग मैनेजर होता है उसने माल बेचने वाले को यह अधिकार दिया कि भाई तू कस्टमर को 10% का छूट दे सकता है, माल बेचते समय कस्टमर को 10% की छूट दे सकते हो। लेकिन वित्त विभाग का आदेश है कि छूट 5% से अधिक नहीं दी जाए। लेकिन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हमने देखा कि जो एक ही कार्य को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, तो जो वित्त विभाग है वो उसके अनुसार कितनी छूट दी जाना चाहिए, 5% से अधिक नहीं दी जाएगी। यहाँ आदेश की एकता नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट आदेश दे रहा है कि आपको केवल 5% की डिस्काउंट देना है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, मतलब फाइनेंस प्रबंधक मतलब फाइनेंस मैनेजर, वो बोल रहा है कि आपको केवल 5% के डिस्काउंट देना है और मार्केटिंग मैनेजर बोल रहा है कि आपको 10% का डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पर जो माल बेचने वाला जो विक्रय करता है वह कितने परसेंट की डिस्काउंट दे, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पर दोनों के जो आदेश है वो प्रभावहीन हो जाएंगे। यदि विभिन्न विभागों में समन्वय है तो इस स्थिति से बचा जा सकता है। अब यहाँ पर किसकी जरूरत है, वित्त विभाग और विपणन विभाग, ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है कि वास्तव में कितना डिस्काउंट दिया जाना चाहिए। भाई विक्रयकर्ता का तो काम है माल को बेचना, वो तो बेच देगा, लेकिन वास्तव में कितना डिस्काउंट दिया जाना चाहिए दोनों डिपार्टमेंट ने आपस में बात करके तय करना चाहिए कि 10% दिया जाए या 5% दिया जाए, ताकि जो विक्रय करने वाला वो भ्रम की स्थिति में न रहे। ये आदेश की एकता का जो सिद्धांत है ये कहता है। अब आगे 5वां सिद्धांत है निर्देश की एकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हेनरी फेयोल के द्वारा, जो कि केवल प्रबंध या केवल व्यापार में ही उपयोग नहीं होते हैं। ये हर जगह जहाँ पर मैनेजमेंट का काम होता है वहाँ पर व्यक्ति इन चीज़ों को लागू करके अपने काम को सुगमता से कर सकता है। तो 5वां सिद्धांत है निर्देश की एकता। अब ये निर्देश की एकता क्या है, संगठन को सभी इकाइयों को समन्वित एवं केंद्रित प्रयत्नों के माध्यम से समान उद्देश्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। भाई जो व्यापार करने वाली संस्था है या माल बनाने वाला जो उद्योग है वो क्या है, एक प्रकार का संगठन है और उसको अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो उसको उद्देश्यों की ओर अग्रसर होना है। मतलब संगठन को सभी इकाइयों को समन्वित एवं केंद्रित प्रयत्नों के माध्यम से समान उद्देश्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए। जो संगठन है उसको सभी इकाई का मतलब
कि हमने शुरुआत में ही देखा था कि एक कार्य को छोटे छोटे कार्यों में बांट बांट दिया जाता है, मतलब कार्य का विभाजन कर दिया जाता है। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इस प्रकार से अलग अलग छोटे छोटे काम को बांट करके उसका एक विभाग बना दिया जाता है, उसका एक मैनेजर बना दिया जाता है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर वो क्या कहलाता है, संगठन है वो। तो संगठन को सभी इकाई का मतलब सभी डिपार्टमेंट को समन्वित और केंद्रित प्रयत्नों के माध्यम से जो समान उद्देश्य है, सभी डिपार्टमेंट का एक ही उद्देश्य है, अधिक से अधिक उत्पादन करना और अधिक से अधिक सेलिंग करना, जिससे कि प्रॉफिट बढ़े, लाभ कमाया जा सके। ये उनका उद्देश्य होता है, सभी का उद्देश्य ये समान उद्देश्य है। तो समान उद्देश्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए। ठीक है, गतिविधियों के प्रत्येक समूह जिनके उद्देश्य समान है, तो गतिविधियों के प्रत्येक समूह जिनके उद्देश्य समान है, उनका एक ही अध्यक्ष एवं एक ही योजना होनी चाहिए। भाई अब यहाँ पर देखो, ये वाली लाइन सोचने वाली है। गतिविधियों के प्रत्येक समूह मतलब गतिविधि मतलब कार्य करने वाला जो समूह है, जिसका उद्देश्य क्या है, समान है। जैसे मान लो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो उत्पादन करने का काम कर रहा है, ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या है, अधिक से अधिक उत्पादन करना। अब उनका एक ही अध्यक्ष और एक ही योजना होनी चाहिए, मतलब उनका एक ही अध्यक्ष होगा और उनकी प्लानिंग भी क्या होगी, एक ही होगी। यह कार्यवाही की एकता एवं सहयोग को सुनिश्चित करता है। मतलब कार्यवाही कैसी होगी, एक होगी और सभी मिलकर क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे उन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि एक कंपनी मोटरसाइकिल एवं कार का उत्पादन कर रही है। तो ये कंपनी है जो मोटरसाइकिल का निर्माण भी कर रही है और कार का निर्माण भी कर रही है। इसके लिए उसे दो अलग अलग विभाग बनाने चाहिए, दो डिपार्टमेंट होंगे। प्रत्येक विभाग की अपनी प्रभारी योजना और संसाधन होने चाहिए। मोटरसाइकिल डिपार्टमेंट की अलग योजना होगी और कार डिपार्टमेंट की अलग योजना होगी और उनके अलग संसाधन होंगे। किसी भी तरह से दो विभागों के कार्य एक दूसरे पर आधारित नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर दोनों डिपार्टमेंट के जो कार्य है एक दूसरे पर आधारित नहीं होंगे। ठीक है, तो ये निर्देश की एकता हो गई कि यहाँ पर जो निर्देश है वो एक डिपार्टमेंट के लिए एक ही अध्यक्ष हो, एक ही योजना हो और उनको एक ही निर्देश मिले। अलग अलग निर्देश हो जाएंगे कि हम कौन से निर्देशों का पालन करें। यहाँ पर निर्देश का मतलब होता है डायरेक्शन देना कि काम को कैसे करना है। ये उनको डायरेक्शन दिया जाता है। मान लो एक व्यक्ति आएगा कि आप ऐसा काम नहीं ऐसा करो, दूसरा आएगा कि ऐसा नहीं ऐसा करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। इसलिए निर्देश भी एक ही व्यक्ति से मिलना चाहिए, मतलब एक ही उनकी योजना होना चाहिए और एक ही उनका अध्यक्ष होना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों में अंतर दिया है, आदेश की एकता और निर्देश की एकता में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है, और बहुत ही सरल भाषा में आपको आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उस बुक के अंदर ये दिया हुआ है। तो आप ये 3 पॉइंट्स को, ये 3 नंबर के लिए आता है, तो 3 पॉइंट्स ये आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आदेश की एकता का अर्थ क्या होता है कि किसी भी अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त, कोई भी अधीनस्थ है, ठीक है, तो उस अधीनस्थ का मतलब एक अधिकारी के नीचे काम करने वाला व्यक्ति, वो हो गया अधीनस्थ। तो एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए एवं उसी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। भाई कोई एक अधिकारी है तो उसके नीचे काम करने वाला जो कर्मचारी है तो उसको एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। अलग अलग अधिकारियों से, मान लो 4 अधिकारियों से उसको आदेश मिल रहे तो वो किसी का भी काम नहीं करेगा वो। और निर्देश में समान उद्देश्यों वाली क्रियाओं के लिए एक ही अध्यक्ष और एक ही योजना होना चाहिए। मतलब समान उद्देश्य वाले जो गतिविधियां हैं उसके लिए एक ही योजना भी होना चाहिए और एक ही उसका अध्यक्ष भी होना चाहिए। मतलब योजना अधिकारी जो निर्देश देने वाला है वो एक ही होगा और अध्यक्ष भी क्या होगा, एक ही होगा। लक्ष्य में यह दोहरी अधीन स्थिति को रोकता है। मतलब यहाँ पर दोहरापन नहीं आएगा कि दो लोग समान आदेश दे रहे हैं। यह क्रियाओं के एक दूसरे पर आच्छादन को रोकता है कि यहाँ पर दो कार्य एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग योजना होगी, अलग अलग अध्यक्ष होंगे, तो दो कार्य एक साथ नहीं होंगे। प्रभाव में यह कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है
कि एक वो व्यक्ति वो किसी एक ही अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगा, और यह पूरे संगठन को प्रभावित करता है। पूरा संगठन इससे क्या होता है, प्रभावित होता है निर्देश से। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक अभी कितने सिद्धांत होगा हमारे, 5, ठीक है। और ये सिद्धांतों को बिल्कुल आपको याद कर लेना है। 14 सिद्धांत तो आपको मुखाग्र होना चाहिए, क्योंकि कोई सा भी सिद्धांत कहीं से भी पूछा जा सकता है और उसके बारे में, इसलिए मैं आपको एक एक लाइन अंडरलाइन करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसमें से बीच में से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अब जो है परीक्षा का जो पैटर्न है धीरे धीरे जो क्या है बदल रहा है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो अभी लागू हुई है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार अब आप लोगों के जो पेपर है वो थोड़े से चेंज आएंगे। मतलब कि अभी तक जो हो रहा था, प्रश्न जो आ रहे थे वो किताब के पीछे से प्रश्न पूछे जा रहे थे, लेकिन अब सीबीएसई पैटर्न पर आपके क्वेश्चन धीरे 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 वो शामिल किए जा रहे हैं। सीबीएसई पैटर्न का मतलब कि अब समझ आधारित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। समझ आधारित का मतलब ये है कि कोई सा टास्क दे दिया जाएगा, एक्टिविटी आधारित, समझ आधारित, ऐसा कोई सा क्वेश्चन है कि भाई आप एक कंपनी के मैनेजर है और आपको मैनेजमेंट करना है, तो आप कौन कौन से सिद्धांतों कौन से सिद्धांत, या फिर आपको एक कोई से पर्टिकुलर काम करना है, उस काम को करने के लिए आप कौन से सिद्धांतों का उपयोग करोगे, डब्ल्यू टेलर के सिद्धांत का उपयोग करोगे, हेनरी फ्योल का। मतलब आप एनसीईआरटी की जो बुक है उस बुक में आप पीछे जो क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन आपको समझ आधारित क्वेश्चन मिलेंगे, और उन क्वेश्चंस का आंसर हमको आना चाहिए। और वो क्वेश्चन का आंसर हम कब बता सकते हैं, जब आपने उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ा है, उसको गहराई से समझा है, तभी आप उन जो समझ आधारित, समझ का मतलब ये होता है कि यदि हम उसको समझ गए हैं तो आप उसका जवाब दे सकते हो। जैसे अभी तक हमने जो पढ़ा कार्य विभाजन, फिर हमने पढ़ा अधिकार उत्तरदायित्व, फिर हमने अनुशासन का सिद्धांत पढ़ा, चौथा आदेश की एकता, निर्देश की एकता, और इसीलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ताकि बीच में से भी यदि क्वेश्चन बना दिया जाता है, कुछ किसी प्रकार से उसको गतिविधि आधारित रूप दिया जाता है, तो आप उसको बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगला जो हमारा जो सिद्धांत आ रहा है हेनरी फ्योल के द्वारा, वो है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। भाई देखो, संगठन मतलब समूह में जो कार्य हो रहा है वो संगठन है, जहां पर बहुत सारे लोग मिल करके किसी एक ही उद्देश्य, समान उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हैं। तो वहां पर वो उन सभी का जो हित है वो कौन सा हित हो गया, सामूहिक हित हो गया। वो किसी प्रबंध के लिए, किसी संगठन के लिए, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मान लो एक कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी है, तो वो काम किसके लिए कर रहा है, कंपनी के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो हित है, ऐसा हर एक काम करने वाला, कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी का जो उद्देश्य है वो किसके लिए काम कर रहा है, कंपनी के लिए काम कर रहा है। मतलब उन सब का सामूहिक हित क्या हो गया, कंपनी के लिए काम करना, कंपनी के हित के लिए काम करना, ज्यादा से ज्यादा काम करना जिससे कि कंपनी का हित हो। तो यहाँ पर वही कि सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण करना। व्यक्तिगत हित मतलब हर एक व्यक्ति यदि अपने ही हित के लिए काम करेगा, हर एक व्यक्ति यदि अपने व्यक्तिगत हित के लिए यदि काम करेगा, तो वह कंपनी का फायदा नहीं कर पाएगा। तो जो काम करने वाला जो कर्मचारी है, उसका व्यक्तिगत हित क्या है, उसका व्यक्तिगत हित है कि उसको अधिक से अधिक वेतन मिलना चाहिए, उसके परिवार का अच्छा पालन पोषण होना चाहिए, वो उसका व्यक्तिगत हित है। अब ये व्यक्तिगत हित कब पूरा होगा, जब कंपनी का हित पूरा होगा। कंपनी अधिक लाभ कमाएगी तो उसको अच्छा वेतन मिलेगा, अच्छा वेतन मिलेगा तो उसका परिवार का पालन पोषण अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर सामूहिक हितों के लिए उसको व्यक्तिगत हितों का समर्पण करना पड़ेगा। मतलब देखिए, फ्योल के अनुसार संगठन के हितों को कर्मचारी विशेष के हितों की तुलना में प्राथमिकता देना चाहिए। ये कर्मचारी के व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा संगठन के हितों को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। कंपनी में कार्य करने में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई हित होता है,
तो कोई भी कर्मचारी कंपनी में काम कर रहा है तो उसका क्या हित है, कंपनी के भी अपने उद्देश्य होते हैं। जैसे कंपनी अपने कर्मचारियों से प्रतियोगी लागत मतलब वेतन पर अधिकतम उत्पादन चाहेगी। मतलब एक कंपनी है अपने कर्मचारियों से वेतन के बदले वो क्या चाहता है कि अधिक से अधिक उत्पादन हो, जबकि कर्मचारी यह चाहेगा कि उसे कम से कम कार्य करके अधिकतम वेतन प्राप्त हो। अब यहाँ पर दोनों में क्या होगा, संघर्ष आ जाएगा। भाई कंपनी ये चाहती है कि वो कम से कम वेतन दे और ज्यादा से ज्यादा काम ले। भाई हम भी, कोई हर एक व्यक्ति की मानसिकता होती है। आपको यदि घर में कोई काम कराना हो, खेत में काम कराना हो, तो हम कोई भी लेबर जब ढूंढने जाते हैं तो हम उससे सौदा करते हैं कि भाई इतनी मजदूरी दूंगा, मतलब आप कम से कम मजदूरी तय करते हो। जब आप वहाँ काम कराने ले जाते हो तो क्या सोचते हो कि आप अधिक से अधिक उससे काम कराएं, ये आपका उद्देश्य होता है। अब जो लेबर है, जो मजदूर है, वो मजदूर का उद्देश्य क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी चाहता है और उसको कम से कम काम करना पड़े। अब ये दोनों संभव नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसका हल क्या है? ऐसी कंडीशन में उसका हल क्या है? इसी प्रकार से कंपनी अपने कर्मचारी से ज़्यादा काम कराना चाहती है और कम से कम वेतन देना चाहती है। इसीलिए तो कंपनियां सरकार की अपेक्षा कम सैलरी देती है। कोई भी कंपनी हो, सरकार जितना वेतन देती है उससे कम वेतन देती है। क्यों? क्योंकि जो कंपनियां होती है उनका एक ही उद्देश्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, और लाभ वो इसी आधार पर कमाती है कि वेतन कम देती है और ज़्यादा से ज़्यादा काम कराती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस समस्या का हल कैसे हो? जबकि दूसरी परिस्थिति में एक कर्मचारी कुछ न कुछ छूट चाहेगा, जैसे वह कम समय काम करे जो किसी भी अन्य कर्मचारी को नहीं मिलेगी। सभी परिस्थितियों में कंपनी के हित किसी भी व्यक्ति के हितों का क्या कर रहे हैं, अधिक्रमण कर रहे हैं। भाई हर एक परिस्थिति में कंपनी के जो हित है उस कर्मचारी के हितों को दबा रहे हैं। अब क्योंकि कर्मचारियों एवं हितधारियों के बड़े हित किसी एक व्यक्ति के हितों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, तो कंपनी के हितों की अपेक्षा कर्मचारी का हित बहुत छोटा होता है। उदाहरण के लिए विभिन्न हिताधिकारी जैसे कि स्वामी हिताधिकारी, मतलब कि जो मालिक है, तो जैसे स्वामी है, अंशधारी है, लेनदार, देनदार, वित्त प्रदाता, कर अधिकारी, ग्राहक, समाज के हितों का किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक छोटे समूह जो कंपनी पर दबाव बनाना चाहते हैं कि हितों के लिए कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। जो कि कोई एक कर्मचारी मांग कर रहा है तो उसके आगे इनके हितों की बलि नहीं कभी दी जाती है। ठीक है, एक प्रबंधक इसे अपने अनुकरणीय व्यवहार से सुनिश्चित कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कंपनी या कर्मचारियों के बड़े सामान्य हितों की कीमत पर व्यक्ति या परिवार के लाभ के लिए अपने अधिकारों के दुरुपयोग के प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। इससे कर्मचारियों के निगाहों में उसका सम्मान बढ़ेगा और कर्मचारी भी समान व्यवहार करेंगे। मतलब ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा होना चाहिए। देखो आखिरी लाइन क्या बोली है कि उदाहरण के लिए उसे कंपनी या कर्मचारियों के बड़े सामान्य हितों की कीमत पर व्यक्तिगत या परिवार के लाभ के लिए अपने अधिकारों के दुरुपयोग के प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। जो एक प्रबंधक है उसको अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये इसका मतलब क्या हुआ कि सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। अब इसका हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो कर्मचारी है वो अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़ करके कंपनी के लिए जब काम करेगा तो कंपनी को भी जो कर्मचारी है उसके व्यक्तिगत हितों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी को यदि प्रॉफिट हो तो वो समय समय पर उसको बोनस दे, उसको कुछ अलग सुविधाएं दे, जो काम कर रहा है वहाँ का वातावरण अच्छा हो, उनका बीमा हो, उनकी जो नौकरी है उसको स्थायित्व प्रदान किया जाए, मतलब सिक्योरिटी प्रदान की जाए कि हाँ आपकी नौकरी परमानेंट नौकरी रहेगी, आपका बीमा रहेगा, आपका पीपीएफ प्रोविडेंट फंड आपका अकाउंट रहेगा। मतलब इस प्रकार की कुछ फैसिलिटी दी जाए, उसको रहने के लिए मकान दिया जाए। तो ये फैसिलिटी यदि मिलती है तो कर्मचारी मन लगा करके काम करता है। मतलब जितना स्थायित्व मिलता है, जितनी सुरक्षा मिलती है, उतना कर्मचारी मन लगा के काम करता है। तो कंपनी की ये इच्छा पूरी हो जाएगी। भाई कर्मचारी संतुष्ट होगा
तो कंपनी जो चाह रही है वो हो सकता है, लेकिन कर्मचारी संतुष्ट कब होगा? जब कंपनी उसको अपने लाभ में से कुछ हिस्सा प्रदान करेगी। तो यहाँ पर ये सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का यदि समर्पण कर्मचारी कर रहा है तो कंपनी को भी अपने सामूहिक हितों में से कुछ हिस्सा उसको देना पड़ेगा, ये उसका मतलब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा किससे रिलेटेड है, आप लोगों को कुछ ध्यान आ रहा है? ये मानसिक क्रांति से रिलेटेड है। भाई जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों में एक तकनीक बताई थी, मानसिक क्रांति। वो मानसिक क्रांति से रिलेटेड ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मानसिक क्रांति में ये था कि वहां पर भी कर्मचारी कम काम करके अधिक वेतन चाहता है और कंपनी अधिक काम करवा के कम वेतन देना चाहती है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वहां पर मानसिक क्रांति का विचार दिया कि भाई कंपनी जो अधिक काम करने से उसको अधिक फायदा होगा, तो अपने अधिक फायदे में से कुछ हिस्सा वो कर्मचारियों को दे दे, तो इससे कर्मचारी भी संतुष्ट और कंपनी का भी फायदा हो जाएगा। बस यही बात यहाँ पर भी लागू हो रही है। ठीक है, तो ये छठवां हमारा सिद्धांत हो गया। सातवां है कर्मचारियों को प्रतिफल। अब यहाँ पर ये सातवां सिद्धांत क्या बोला जा रहा है? कर्मचारियों को प्रतिफल। भाई जो समूह, संगठन मतलब कर्मचारियों का समूह या काम करने वाले लोगों का समूह, तो ये सब मिलकर के क्या कर रहे हैं? कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं। मतलब तो जो कर्मचारी वर्ग है, काम करने वाला कौन है? कर्मचारी वर्ग है। ये कर्मचारियों को प्रतिफल, कुल प्रतिफल एवं क्षतिपूर्ति कर्मचारी एवं संगठन दोनों के लिए संतोषजनक होना चाहिए। कर्मचारियों को इतनी मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिए कि कम से कम उनका जीवन स्तर तर्क संगत हो सके। ये जो कर्मचारी है उसको इतना वेतन अवश्य मिलना चाहिए कि उसका जो जीवन स्तर है वो तर्क संगत हो, मतलब कि वो एक लेवल का हो। लेकिन साथ ही साथ ये कंपनी की भुगतान क्षमता की सीमाओं में होना चाहिए। तो कंपनी उतना वेतन दे जितने की उसकी भुगतान करने की क्षमता है। दूसरे शब्दों में प्रतिफल कैसा होना चाहिए? न्यायोचित होना चाहिए। प्रतिफल का मतलब वेतन है, मजदूरी है, वो कैसी देना चाहिए? न्यायपूर्ण देना चाहिए। इससे अनुकूल वातावरण बनेगा और कर्मचारी तथा प्रबंध के बीच संबंध भी कैसे होंगे? मधुर बनेंगे। तो ये कर्मचारियों को प्रतिफल वाली बात आ गई कि कर्मचारियों को उचित प्रतिफल मिलना चाहिए जिससे उसका जीवन स्तर कैसा हो? उच्च हो। अब अगला है आठवां है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का संबंध किससे है? अधिकारों से है। कि जो पावर है वो पावर किसी एक ही व्यक्ति के पास होंगे वो कहलाएगा केंद्रीकरण, और पावर यदि आप अधिकारों को बांट देंगे तो वो कहलाएगा विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पर इसका मतलब यही हुआ। तो इसको हम समझ लेते हैं कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? निर्णय लेने का अधिकार। भाई अधिकार से क्या होता है? निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो निर्णय लेने का अधिकार यदि केंद्रित है, मतलब कि निर्णय कौन लेगा? केवल एक ही व्यक्ति निर्णय ले सकता है। तो जब भी कोई काम करना होगा, निर्णय लेना होगा, तो उस व्यक्ति के लिए, उस अधिकारी के लिए बैठे रहो। जब तक वो अधिकारी नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। मतलब यहाँ पर निर्णय लेने का अधिकार यदि केंद्रित है तो इसे केंद्रीकरण कहेंगे, जबकि अधिकार यदि एक से अधिक व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है तो इसे विकेंद्रीकरण कहेंगे। अधिकार लेने का, निर्णय लेने का अधिकार यदि ज्यादा लोगों को दे दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति को विकेंद्रीकरण कहा जाएगा। एक व्यक्ति नहीं है तो दूसरा निर्णय ले लेगा, दूसरा नहीं है तो तीसरा निर्णय ले लेगा। यदि ऐसा अधिक बांट दिया जाता है तो ये स्थिति कहलाती है विकेंद्रीकरण। फ्योल के शब्दों में अधीनस्थों का विकेंद्रीकरण के माध्यम से अंतिम अधिकारों को अपने पास रखने में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। अधीनस्थों का विकेंद्रीकरण के माध्यम से अंतिम अधिकारों को अपने पास रखने में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो अधीनस्थ है उनको कुछ थोड़े बहुत अधिकार देना चाहिए, लेकिन फाइनल जो अधिकार है वो किसके पास होगा? वो अधिकारी के पास ही होगा। केंद्रीकरण की सीमा कंपनी की कार्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। भाई कहाँ केंद्रीकरण होना चाहिए, कहाँ विकेंद्रीकरण होना चाहिए, किस पर डिपेंड करता है? कंपनी कितनी बड़ी है। कंपनी छोटी है तो वहाँ केंद्रीकरण से भी काम चलेगा, एक ही व्यक्ति सारे निर्णय ले सकता है। लेकिन कंपनी यदि बड़ी है, उसका काम ज़्यादा फैला हुआ है, तो वहाँ पर विकेंद्रीकरण अपनाना पड़ेगा। तो उसके कंपनी की जो सीमाएं हैं, कंपनी का जो कार्य क्षेत्र है उस पर डिपेंड करता है कि केंद्रीकरण होना चाहिए या विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, तो ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण वाली बात आ गई। अब हम चलते हैं सोपान श्रृंखला।
हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया 9वां जो सिद्धांत है वो है सोपान श्रृंखला। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। सोपान का मतलब क्या होता है? सीढ़ी। सीढ़ी मतलब कि जो हम छत पे जाने के लिए जो सीढ़ी का उपयोग करते हैं, तो वो एक सोपान, सोपान मतलब आगे बढ़ने वाली स्टेप। तो उसको हम देख लेते हैं। किसी भी संगठन में उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं। कोई सा भी संगठन हो, कोई सा भी संगठन मतलब चाहे गवर्नमेंट का संगठन हो चाहे प्राइवेट कंपनियों का संगठन हो, सभी प्रकार के संगठनों में एक अधिकारी होता है और उस अधिकारी के नीचे काम करने वाले अधीनस्थ होते हैं। ये हम सभी को पता है। अब उच्चतम पद से निम्नतम पद तक की औपचारिक अधिकार रेखा को सोपान श्रृंखला कहते हैं। तो जैसे हमने देखा, जो शुरुआत में हमने देखा था कि 3 स्तर होते हैं, ठीक है। जो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। एक होता है उच्च स्तर होता है, एक होता है मध्य स्तर होता है और एक होता है निम्न स्तर होता है। तो ऐसे 3 स्तर होते हैं। अब उन्होंने यहाँ पर इसको, ये तीनों स्तरों को उन्होंने किस आधार पर बताया है? ये अधिकारों की एक रेखा होती है या एक सोपान होता है। जैसे उसको यदि हम बोले कि इस प्रकार का एक शंकु के आकार का एक अधिकारों का सोपान होता है, ये हो गया उच्च स्तर हो गया, ठीक है। ये बीच में मध्य स्तर हो गया और ये नीचे आ गया निम्न स्तर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बोलेंगे ए, बी, ठीक है, सी, फिर डी और ई, तो जो आदेश है वो ए से बी के पास आता है, बी से सी के पास आता है ना। और यदि वापिस कुछ जाना, मान लो इसको संपर्क करना है, इससे संपर्क करना है, तो ये इससे इसके पास जाएगा, इससे इसके पास जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो इस प्रकार से जो चैनल है, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, सभी में एक चैनल चलती है। सबसे बड़ा अधिकारी, उसके नीचे का अधिकारी, फिर उसके नीचे का अधिकारी, फिर उसके नीचे का अधिकारी, इस प्रकार से एक सिस्टम चलता है और ये ऑफिस ऑफिस का खेल खेलते हैं वो। तो यहाँ पर ये सोपान श्रृंखला कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ये कि पहला अधिकारी, फिर उसके नीचे का अधिकारी, फिर उसके नीचे का अधिकारी। जैसे हमें छत पर से नीचे आना है तो हम पहले सीढ़ी पर चढ़ते, फिर दूसरी सीढ़ी पर नीचे आते, फिर तीसरी पर आते हैं। इस प्रकार से ये सोपान श्रृंखला कहलाती है। फ्योल के शब्दों में संगठनों में अधिकार एवं संप्रेषण की श्रृंखला होना चाहिए। तो अधिकार और संप्रेषण, यहाँ पर 2 बातें आती है। आदेश दिए जाते हैं ऊपर से नीचे, कि उच्च अधिकारी के द्वारा या उच्च स्तर के द्वारा मध्य स्तर को आदेश दिया जाता है, मध्य स्तर के द्वारा निम्न स्तर को आदेश दिया जाता है। फिर संप्रेषण, संप्रेषण मतलब कारखाने लेवल से या निम्न स्तर के प्रबंधक से कोई मैसेज या कोई सुझाव तो मध्य स्तर को दिया जाता है, मध्य स्तर से उच्च स्तर को जाता है। इस प्रकार से अधिकार और संप्रेषण की जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला को ही क्या कहा जाता है? सोपान श्रृंखला। आइए एक स्थिति को देखें जिसमें एक अध्यक्ष है जिसके अधीन 2 अधिकार श्रृंखलाएं हैं। एक अध्यक्ष है और उसके नीचे 2 अधिकार श्रृंखलाएं, एक में ख, ग, घ, इंग, च तथा दूसरे में छ, ज, झ, इ और त। यदि इंग को अण से संप्रेषण करना है तो उसे, मतलब यहाँ पर इसको देखो, ये कहलाती है सोपान श्रृंखला। अब यहाँ पर इसको हम बोलेंगे, यहाँ पर उन्होंने क्या दे दिया है? ऊपर वो क ख ग घ कर रहे हैं और नीचे ABCD लिख दिया है। देखो ये है ए, मतलब इसको उन्होंने कैसे समझाया है? इसके अधीन 2 अधिकार श्रृंखलाएं हैं, मतलब ये कुछ अधिकारी है, ठीक है। और इसके नीचे 2 अधिकार श्रृंखलाएं हैं। कौन सी है? BCDE और F। और दूसरी कौन सी है? LMNO और P। ऐसी 2 अधिकार श्रृंखलाएं हैं उसके अंडर में। जैसे हमने यहाँ देखा कि एक स्थिति को देखे जिसमें एक अध्यक्ष है, मतलब अध्यक्ष कौन हो गया? इसको थोड़ा हम छोटा करें और आपको उसमें दिख जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष कौन हो गया, ये ए अध्यक्ष हो गया। ठीक है। एक एक में ख ग ख इंग और च, मतलब इसको ले लो, या फिर बी ये वाली ले लो। ठीक है। तो एक श्रृंखला कौन सी जा रही है, ये वाली श्रृंखला जा रही है, मतलब ये अधिकारी है और उसके नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी है उसके अधीनस्थ इतने सारे लोग हैं। एक श्रृंखला ये जा रही है और दूसरी श्रृंखला कौन सी जा रही है, ये वाली श्रृंखला जा रही है, एल एम एन ओ और पी। ठीक है। अब दूसरे भी ये दिया है, यदि इंग को, है ना, मान लो ये जो एफ है इसको ण से संप्रेषण करना है, मतलब पी से उसको यदि बात करना है, ये जो एफ है इस एफ को किससे बात करना है, पी से बात करना है या कोई मैसेज देना है उसको, तो उसे किस मार्ग से चलना पड़ेगा। अब उसको एफ को यदि पी से बात करना है तो कौन से मार्ग से जाएगा, वो क्या क्या करेगा, वापिस यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वो मैसेज यहाँ आएगा, मतलब इतना लंबा रास्ता उसको क्या करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। उल्टा जाएगा यहाँ अधिकारी के पास, वहां से फिर दूसरे उसमें यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ सोपान श्रृंखला के सिद्धांत का पालन हो रहा है। मतलब यहाँ पर किसका पालन हो रहा है, सीढ़ी का, कि वो यहाँ से सीढ़ी चढ़ेगा, ऊपर आएगा ए के पास, फिर यहाँ से एल एम एन ओ से पी पास आएगा। ये क्या कहलाती है, सोपान श्रृंखला कहलाती है। अब ऐसी कंडीशन को हल करने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, देखो ये एक समस्या है, ये सोपान श्रृंखला में एक समस्या है, तो फेओल ने उसका फिर एक हल बताया। उन्होंने क्या बताया, फेओल के अनुसार औपचारिक संप्रेषण में सामान्यतः इस श्रृंखला का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जब भी औपचारिक संप्रेषण होता है, औपचारिक संप्रेषण का मतलब होता है कि जो संगठन होते हैं वो दो प्रकार के संगठन होते हैं, एक औपचारिक संगठन, दूसरा अनौपचारिक संगठन। ठीक है। तो औपचारिक, यहाँ पर जो कंपनियां हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिस है ना, जो संस्थाएं हैं, तो ये सब कौन से संगठन होते हैं, औपचारिक संगठन होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसके नीचे अधिकारी होता है, फिर उसके नीचे अधिकारी होता है। तो ये सब संगठन कैसे कहलाते हैं, औपचारिक, और इनमें जो संप्रेषण चलता है वो संप्रेषण भी क्या कहा जाएगा, औपचारिक संप्रेषण कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम इस सोपान श्रृंखला को तोड़ नहीं सकते, इस सोपान श्रृंखला को हम तोड़ नहीं सकते, हमें उसी सिस्टम से चलना पड़ेगा, उसी सिस्टम से ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर से कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई आकस्मिक स्थिति है तो लास्ट वाला जो एफ है वो सीधे जो पी से समतल संपर्क के द्वारा संपर्क साध सकता है। यदि कोई आकस्मिक इमरजेंसी है तो ऐसी स्थिति में जो एफ है वो पी से सीधे समतल संपर्क कर सकता है। अब यहां पर देखो, ये जो चित्र मैंने बताया कि यदि एफ को, ये सोपान श्रृंखला है, ये अधिकारी है, इसके नीचे एक चैनल ये चल रही है और दूसरी चैनल अधिकारों की ये चल रही है। कोई भी मैसेज यदि देना होगा, आदेश देना होगा, तो वो बी को देगा, बी से सी पास जाएगा, सी से डी पास जाएगा, डी से ई पास जाएगा, ई से एफ पास जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी चैनल ये है कि ये ए एल को देगा, एल एम को, एन ओ पी और ओ से पी पास जाएगा। ये एक सोपान श्रृंखला हो गई। ऐसे ही ये आदेश ऊपर से नीचे आ गया। अब यहाँ से यदि इसको कुछ कम्युनिकेशन करना है, कुछ मैसेज देना है, तो एफ मैसेज किसको देगा, ई को, ई से डी सी बी और ए के पास जाएगा। ठीक है। अब ये तो सोपान श्रृंखला हो गई, इसका पालन करना पड़ता है, जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें इनका पालन करना पड़ता है। अब लेकिन मान लो ये जो एफ है, इस एफ को ये पी से संपर्क करना है, एफ को पी से संपर्क करना है, कोई इमरजेंसी आ गई और ऐसी इमरजेंसी में एफ को पी से संपर्क करना है, तो वो सामान्य यदि होगा, कोई नॉर्मल बात होगी तो उसको कैसा करना पड़ेगा, वो ऐसा उल्टा जाएगा, फिर यहां से वो यहां आएगा, सामान्य बात। लेकिन इमरजेंसी में क्या करेगा, इस सोपान श्रृंखला को तोड़ देगा और वो कौन सा संपर्क करेगा, वो समतल संपर्क करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, समतल संपर्क। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये सोपान श्रृंखला। इमरजेंसी में ये एफ क्या करेगा, इस सोपान श्रृंखला को तोड़ देगा, मतलब ये
इस सिस्टम से नहीं आएगा और वो सीधे इससे संपर्क कर लेगा FP से, और इसको कहा जाता है समतल संपर्क। ठीक है। तो ये आपको जो क्या बोलते हैं उसको, सोपान श्रृंखला, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले सिद्धांत की तरफ चलते हैं और वो है व्यवस्था का सिद्धांत। अब ये व्यवस्था का सिद्धांत क्या बोल रहा है? फ्योल के अनुसार अधिकतम कार्य कुशलता के लिए लोग एवं सामान उचित समय पर उचित स्थान पर होना चाहिए। यदि आपको कोई सा भी काम है वो अच्छे तरीके से करना है, भाई कार्य तो हर एक व्यक्ति करता है। जैसे हम स्कूल में भी देखते हैं कि एक क्लास के अंदर 60 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं, परीक्षा सब दे रहे हैं, लेकिन उसमें अच्छी रैंक लाने वाले कुछ ही बच्चे होते हैं। मतलब वो कार्य को कुशलता से कर रहे हैं। अब वो कार्य को, उनका रिजल्ट अच्छा क्यों आया? क्योंकि उन्होंने परीक्षा को कुशलता पूर्वक दिया। कुशलता का मतलब ये है कि उन्होंने कुछ प्लानिंग बनाई, अच्छी मेहनत करी, उत्तर को बढ़िया तरीके से लिखा, उसको समझा। तो ये सारी चीज़ें हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में लागू होती है कि हम कार्य तो हर एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन कुछ व्यक्ति उसको कुशलता से करते हैं। तो फ्योल का कहना है कि यदि कार्य को अधिक कुशलता से किया जाए तो उसकी कुशलता से करने के लिए किसकी जरूरत होती है? लोग और सामान की जरूरत होती है। तो उचित समय पर उचित स्थान पर होने चाहिए। मतलब काम करने वाला कर्मचारी उचित समय पर और उचित स्थान पर यदि होगा तो कार्य अधिक कुशलता के साथ होगा। जब आवश्यकता है उस समय यदि वो कर्मचारी वहां उपलब्ध नहीं है, और यदि वो कर्मचारी उपलब्ध है और उस समय सामान उपलब्ध नहीं है, तो आप समय पर काम नहीं कर सकते या कुशलता से काम नहीं कर सकते। व्यक्ति भी उपलब्ध होना और सामान भी उपलब्ध होना, जिस समय पर काम हो रहा है उस समय दोनों यदि उचित स्थान उचित समय पर यदि दोनों होंगे तो कार्य कैसा होगा? कुशलता पूर्वक होगा। व्यवस्था का सिद्धांत ये वही कहता है। व्यवस्था का सिद्धांत क्या बोल रहा है कि प्रत्येक चीज, चीज का मतलब यहाँ पर खाने वाला चीज नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक स्थान और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक स्थान होना और वो प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर होना चाहिए। ये व्यवस्था का सिद्धांत है। ये बिल्कुल हमें लिखना चाहिए परीक्षाओं में कि व्यवस्था का सिद्धांत मतलब एक ही लाइन में बता रहा है कि हर एक व्यक्ति के लिए एक स्थान डिसाइड हो, हर एक व्यक्ति के बैठने के लिए कुर्सी होना चाहिए। मतलब कि हर एक व्यक्ति कहाँ काम कर रहा है उसका स्थान डिसाइड हो कि वो यहाँ काम कर रहा है। तो दूसरी बात, वो व्यक्ति फिर उस स्थान पर मिलना चाहिए। ये दोनों बातें यदि होगी, यदि मान लो किसी व्यक्ति को कोई का स्थान ही नहीं दिया गया है तो वो कहीं पर भी बैठा रहेगा। तो उसको पहले तो स्थान दो और दूसरा उसको देखो कि वो व्यक्ति उस स्थान पर है या नहीं है। तो ये व्यवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है ना। इसका अर्थ ये है कि व्यवस्था यदि प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्थान निश्चित है तो तथा यह उस स्थान पर है तो व्यवसाय कारखाना की क्रियाओं में कोई व्यवधान नहीं होगा। मतलब यहाँ पर कोई भी समस्या पैदा नहीं होगी। बहुत बढ़िया सिद्धांत कहा। 11वां सिद्धांत है समता। समता मतलब समानता, बराबरी। अब यहाँ पर समता का मतलब होता है कि पक्षपात नहीं होना, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना। जो समूह होता है ना, समूह का मतलब होता है कि वो एक संगठन है, मतलब वो सभी एक है। अब यहाँ पर यदि आप किसी के साथ भी भेदभाव करेंगे, पक्षपात करेंगे, तो वो मन लगा के काम नहीं कर पाएगा। तो फ्योल के शब्दों में सभी कर्मचारियों के प्रति निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए सद्बुद्धि एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। जो काम कराने वाला जो प्रबंधक है उसके अंदर क्या होना चाहिए? उसकी बुद्धि सद्बुद्धि होना चाहिए और उसके पास अनुभव भी होना चाहिए। इन दोनों के आधार पर वो अपने समूह से निष्पक्ष रूप से काम करवा सकता है। इन कर्मचारियों के साथ जितना संभव हो सके निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। प्रबंधकों के श्रमिकों के प्रति व्यवहार में यह सिद्धांत दया भाव एवं न्याय पर जोर देता है। फ्योल यदा कदा बल प्रयोग को अनियमित नहीं मानता, बल्कि उसका कहना है कि सुस्त व्यक्तियों के साथ सख्ती से व्यवहार करना चाहिए।
जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को यह संदेश पहुंचे कि प्रबंध की निगाहों में प्रत्येक व्यक्ति कैसा है, बराबर है। नहीं तो यदि आप सख्त नहीं होंगे, मतलब कोई एक व्यक्ति काम करते जा रहा है और दूसरा व्यक्ति आराम से बैठा है, तो यहाँ पर यदि आप उसके साथ बराबरी नहीं करेंगे, मतलब जो सुस्त बैठा है उसके साथ आपको सख्ती से काम लेना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो मैसेज है वो सही मैसेज जाएगा। तो प्रबंध की निगाहों में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, ये मैसेज सभी के पास पहुंचना चाहिए। जो प्रबंधक की नज़र में हर एक व्यक्ति बराबर है कि हाँ देखो, काम करने वाले को मैसेज मिलना चाहिए कि जो काम नहीं कर रहा है उसको डांट पड़ी है या उसको पनिशमेंट मिला है, ये मैसेज उस तक जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, भाषा, जाति, विश्वास अथवा राष्ट्रीयता आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यवहार पे हम अवलोकन करते हैं कि आजकल बहुराष्ट्रीय कंपनियों में विभिन्न राष्ट्रीयता के लोग भेदभाव रहित वातावरण काम करते हैं। आज जो पूरा विश्व क्या बन गया, एक बाजार बन गया है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे देश में कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और उन कंपनियों में सब अलग अलग देशों के जो कर्मचारी हैं सब साथ में मिलकर के काम करते हैं। इन कंपनियों में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर प्राप्त होते हैं। तभी तो हम पाते हैं कि रजत गुप्ता जैसी भारतीय मूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैकिन्से इनकॉर्पोरेशन जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुखिया बने। वे रजत गुप्ता वो हमारे देश के व्यक्ति हैं और वो एक विदेशी कंपनी के क्या बने, सीईओ बने, मुख्य कार्यकारी बने। अभी हाल ही में भारत में जन्मे अमेरिका वासी अरुण सरीन ब्रिटेन की बड़ी टेलीकॉम कंपनी के वोडाफोन लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ बने। जैसे बहुत सारे भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं जो कि विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों में मुखिया बने हुए हैं, सीईओ बने हुए हैं। तो ये बताता है कि वो वहाँ पर वो मल्टीनेशनल कंपनी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि वो जिस देश की है तो हम उसी देश के व्यक्ति को सीईओ बनाएंगे, ऐसा नहीं है। योग्यता के आधार पर हर एक व्यक्ति को अवसर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये कौन सा सिद्धांत था, ये हमने अभी देखा समता का सिद्धांत। ठीक है, अब अगला सिद्धांत आ रहा है 12वां सिद्धांत, कौन सा है, कर्मचारियों की उपयुक्तता। अभी कर्मचारियों की उपयुक्तता का मतलब क्या होता है कि फ्योल के अनुसार संगठन की कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की आवर्त को न्यूनतम किया जा सकता है। आवर्त का मतलब ये होता है कि टर्न की जो बारी है, टर्न है। कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति उचित एवं कठोर प्रक्रिया के द्वारा की जानी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कर्मचारियों का जो चयन किया जाता है, उनकी नियुक्ति है वो उचित होना चाहिए और कठोर प्रक्रिया के द्वारा होना चाहिए, मतलब कि योग्य व्यक्ति का ही चयन हो, ये उद्देश्य होता है। लेकिन चयन होने के पश्चात उन्हें न्यूनतम निर्धारित अवधि के लिए पद पर बनाए रखना चाहिए। उनका कार्यकाल स्थिर होना चाहिए, पहली बात। उन्हें परिणाम दिखाने के लिए उपयुक्त समय दिया जाना चाहिए, कि नहीं तो आज उसको आपने बनाया और आप 2 महीने के बाद ही आप उससे रिजल्ट मांग रहे हैं, तो इतनी जल्दी वो रिजल्ट नहीं देगा, उसको कुछ समय दिया जाना चाहिए। फिर इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की तदर्थता कर्मचारियों में अस्थिरता, असुरक्षा पैदा करेगी। वह संगठन को छोड़ना चाहेगा, मतलब यदि उसको स्थायित्व नहीं दिया जाएगा तो वो संगठन को छोड़कर किसी दूसरे संगठन में चला जाएगा। तो भर्ती, चयन और प्रशिक्षण ये लागत ऊंची हो जाएगी, क्योंकि बार बार आपको कर्मचारियों को भर्ती करना पड़ेगा। इसीलिए कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता व्यवसाय के लिए श्रेष्ठ कर रहती है। ये सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कर्मचारी जो है, जिसको नौकरी मिलती है, वो क्या चाहता है, स्थायित्व चाहता है, परमानेंट नौकरी चाहता है। यदि वो परमानेंट नौकरी मिलती है तो क्या होता है, वो मन लगा के काम करता है, संगठन को छोड़कर नहीं जा रहा है। नहीं तो एक कर्मचारी को आपने नियुक्त किया, यदि वो परमानेंट नौकरी नहीं है तो आपने उसको नियुक्त किया, आपने परीक्षाएं ली, उसको आपने ट्रेनिंग दी, फिर कार्य पर लगाया और वो कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में चला जाएगा, तो आपके द्वारा जो प्रशिक्षण के ऊपर पैसा लगाया गया, परीक्षाओं के ऊपर जो पैसा लगाया गया, वो कैसा चला जाएगा, फिजूल खर्च हो जाएगा आपका वो। इसलिए शुरुआत में यदि आप उसको परमानेंट नौकरी दे देते हो तो वो मन लगा के काम कर देगा। अगला है पहल क्षमता। पहल क्षमता का मतलब होता है कि निर्णय लेने में
कर्मचारियों का ओपिनियन लेना। जब भी कंपनी के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है, अधिकारियों के द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो जो अधीनस्थ काम करने वाला कर्मचारी है उसका ओपिनियन लेना चाहिए, उससे सलाह लेना चाहिए, उसका मत लेना चाहिए कि हाँ इस काम के लिए क्या सही रहेगा। इससे क्या होता है कि जो अधीनस्थ कर्मचारी है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कार्य भी बढ़ जाता है। कभी कभी अधीनस्थ के द्वारा कुछ अच्छा विचार दिया जाता है जिससे कंपनी को फायदा होता है। यह पहल क्षमता का सिद्धांत कहा जाता है। फिर अगला आता है लास्ट, सहयोग की भावना। भाई देखिए, संगठन का मतलब ही होता है कि जहाँ सभी मिलकर के काम कर रहे हैं। अब सब मिलकर के काम कर रहे हैं इसका मतलब कि सहयोग की भावना है, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करने की भावना है। यदि सहयोग की भावना नहीं होगी, जैसे मान लो हमने देखा, शुरुआत में देखा था कार्य विभाजन का सिद्धांत, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कर्मचारियों का डिपार्टमेंट। अब ये सारे डिपार्टमेंट में एक दूसरे में सहयोग की भावना होना जरूरी है कि जो यदि मान लो सहयोग की भावना नहीं होगी तो वो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अटका देगा कहीं ना कहीं। वो माल की सप्लाई नहीं करेगा, वो माल बनाकर उसको नहीं देगा, तो मार्केटिंग का काम नहीं होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। तो आपस में सबसे बड़ी बात है कि सहयोग की भावना होगी तो कार्य समय पर होगा, गुणवत्ता के साथ होगा, क्वालिटी के साथ होगा और उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये सारे 14 सिद्धांत देखे। हेनरी फ्योल के ये 14 सिद्धांत हैं। पहला कार्य विभाजन का सिद्धांत, दूसरा अधिकार उत्तरदायित्व का सिद्धांत, तीसरा अनुशासन का सिद्धांत, चौथा आदेश की एकता का सिद्धांत, पांचवा निर्देश की एकता का सिद्धांत, छठवां व्यक्तिगत हित का सामूहिक हित के सामने व्यक्तिगत हित का समर्पण, कर्मचारियों को प्रतिफल, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण, सोपान श्रृंखला व्यवस्था, समता और कर्मचारियों का कार्यकाल और पहल क्षमता और सहयोग की भावना। ऐसे 14 सिद्धांत है। अब इनमें से कोई से भी 4 सिद्धांत आपको लिखने के लिए परीक्षा में आ सकते हैं कि हेनरी फ्योल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का नाम लिखिए, तो 14 सिद्धांतों के नाम लिखना पड़ेगा, या फिर कोई 4 सिद्धांतों को समझाइए, या फिर नाम दे दिए जाएंगे कि आप जो कार्य विभाजन के सिद्धांतों का समझाइए या सोपान श्रृंखला का सिद्धांत को समझाइए। ऐसे किसी भी सिद्धांत का नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये दोनों के सिद्धांतों को देखा। अब हम चलने वाले हैं कि फ्योल और टेलर, इन दोनों के सिद्धांतों में क्या समानता है, क्या असमानता है। इन दोनों के सिद्धांतों की अब हम तुलना करने वाले हैं कि दोनों में क्या इक्विलिटी, दोनों में क्या बातें समान थी और कौन सी बातें दोनों में असमान है। ये परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल दोनों के सिद्धांतों में क्या समानता है, और कई बार पूछा गया है कि दोनों में अंतर बताइए। तो अंतर में विषमता बताना है और समानता में समानता क्या रही है वो हमें बताना है। अब देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है स्तर, कि जो हेनरी फ्योल है उन्होंने कौन से स्तर पर काम किया। तो हमने देखा कि प्रबंध में 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर में प्रशासन होता है और निम्न स्तर में कारखाना होता है। तो अब आप खुद बता सकते हो कि हेनरी फ्योल ने उच्च स्तर पे काम किया, प्रशासनिक स्तर पे काम किया, और जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है उन्होंने श्रमिक का रहता है कारखाना, मतलब निम्न स्तर पे काम किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हेनरी फ्योल है उन्होंने उच्चतम स्तर पे काम किया, और जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है उन्होंने कारखाने लेवल पे काम किया। ठीक है, फिर आदेश की एकता, यहाँ पर कट्टर पक्षधर थे। हेनरी फ्योल आदेश की एकता के कट्टर पक्षधर का मतलब कि वो एकदम अडिग थे कि कर्मचारियों को एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, इसके कट्टर पक्षधर थे। और एफ.डब्ल्यू. टेलर इसको महत्वपूर्ण नहीं माना उन्होंने। क्यों? क्योंकि कार्यात्मक फोरमैनशिप में एक श्रमिक 8 विशेषज्ञों से आदेश प्राप्त करता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर इसके ठीक विपरीत थे। हेनरी फ्योल ने बोला कि जो काम करने वाला समूह है,
श्रमिक है उसको एक ही व्यक्ति से आदेश मिलना चाहिए। और एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा कि जो श्रमिक है उसको 8 लोग मैनेज करेंगे। 8 लोगों के द्वारा जो कार्यात्मक फोरमैनशिप जो थी, कार्यात्मक फोरमैनशिप में हमने देखा कि 8 विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई और वो 8 विशेषज्ञ अलग अलग प्रकार से एक श्रमिकों को निर्देशित करते हैं, आदेशित करते हैं। तो ये ठीक उसका उल्टा हुआ आदेश की एकता का। प्रयोजनीयता मतलब ये हेनरी फ्योल के जो सिद्धांत हैं वो सभी जगह उपयुक्त हैं, मतलब सभी लोगों के द्वारा उनका उपयोग किया गया, सार्वभौमिक। जबकि जो टेलर के जो सिद्धांत हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों को केवल विशिष्ट स्थितियों में ही उपयोग किया गया, क्योंकि टेलर के सिद्धांत बहुत ज़्यादा टेक्निकल है वो, और वो केवल स्पेशल कंडीशन में ही उपयोग किए गए, जबकि फ्योल के सिद्धांत सामान्य कंडीशन में भी सभी जगह उसका उपयोग किया गया। रचना का आधार व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उन्होंने इन सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। और एफडब्ल्यू टेलर ने अवलोकन, अवलोकन मतलब प्रयोग किया, अवलोकन किया, निरीक्षण किया, इस आधार पर उन्होंने निर्माण किया। केंद्र इनका जो फोकस किया था प्रशासन, हेनरी फ्योल का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, फोकस किस पर था? प्रशासन पे। और इनका फोकस क्या था? उत्पादकता में वृद्धि करना। ये प्रशासन में कुशलता लाना चाह रहे थे हेनरी फ्योल, और एफडब्ल्यू टेलर उत्पादकता में वृद्धि करना चाह रहे थे कि अधिक से अधिक उत्पादन होना चाहिए। व्यक्तित्व में ये क्रियान्वयक और ये वैज्ञानिक, मतलब इन्होंने क्रियान्वयक का मतलब कि जो भी प्रबंधकों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं वो क्रियान्वित होना चाहिए, और इन्होंने ज्यादातर वैज्ञानिक विचार को अपनाया। अभिव्यक्ति में प्रशासन के सामान्य प्रबंधक हैं और ये वैज्ञानिक रहे। ठीक है, तो ये इनमें हमने कुछ बातें देखी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो था, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा, इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें देखी और आप लोगों ने भी उसको समझा होगा। ठीक है, तो प्रबंध के सिद्धांत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। पहला वाला चैप्टर हमारा प्रबंध की प्रकृति और उद्देश्य, उसमें हमने प्रबंध को समझ लिया था कि प्रबंध क्या है, प्रबंध की विशेषताएं क्या है, प्रबंध प्रशासन संगठन में क्या अंतर होता है। फिर हमने प्रबंध के कार्यों को देखा कि प्रबंध के कौन कौन से कार्य होते हैं। फिर प्रबंध के क्षेत्र को देखा, प्रबंध की प्रकृति को देखा कि प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध एक विज्ञान है, प्रबंध एक कला है, इसको हमने समझा। ठीक है, फिर समन्वय को भी उसमें देख लिया था। फिर दूसरा जो चैप्टर है हमारा प्रबंध के सिद्धांत, सिद्धांत में हमने देखा कि प्रबंध के सिद्धांतों में 2 प्रकार के प्रबंधकों के द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। भाई देखिए, पढ़ाई हमें कैसा करना है भाई, आज के समय में बच्चों की जो थिंकिंग है वो कैसी हो गई है मैं आपको बता दूं। भाई आज के समय में बच्चा क्या चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों से पास हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप 70% बनाओ, 60% बनाओ, लेकिन आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अब जो समय है वो योग्यता का समय है, वो परसेंटेज का समय नहीं है। अब जो कंपनियां हैं वो आपके अंदर कितनी योग्यता है इसको देखती है, न कि आपके परसेंटेज को देखती है। इसीलिए हमेशा क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पर फोकस नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे अंदर क्वालिटी होना चाहिए। अब देखिए 11th 12th या 12th का जो भी हमारा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि आपका साल भर में कोर्स नहीं होगा। यदि आप कंटिन्यू पढ़ना चाहेंगे तो 3 महीने के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जो कोर्स 3 महीने में कंप्लीट होने वाला है उसको हमें 10 महीने पढ़ना है। तो यदि आप अभी से यदि पढ़ते हो और उसको गहराई से पढ़ते हो, एक ही चैप्टर को यदि आप बार बार यदि रिपीट करते हो, एक एक लाइन को आप पढ़ते हो, उसके मीनिंग को समझते हो। भाई आज के समय में हमें स्मार्ट पढ़ाई करना है। स्मार्ट पढ़ाई का मतलब ये है कि हम सभी के पास स्मार्टफोन है। ठीक है भाई, आपके पास जो पढ़ाई का जो सोर्स है वो अथाह सागर की तरह है, महासागर की तरह लहरें उसकी हिलोरें ले रही है। आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, आपके पास चैट जीपीटी है ना। मतलब आप एक क्लिक से आप जो भी पुस्तक पढ़ रहे हैं और कोई सा वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है,
तो आप चैट जीपीटी पर आप सर्च करेंगे, आपको उसका पूरा मीनिंग बता देगा, उसका हिस्ट्री बता देगा। आप गूगल पर सर्च करेंगे, वो आपको उसका अर्थ बता देगा। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, उसके वीडियोस आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएगा। ज़रूरत है प्यास की, ज़रूरत है इच्छा की, और आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, आपकी प्यास बुझाने के लिए सोर्स तो ढेर सारे हैं। ज़रूरत किसकी है? हमें इच्छा करने की। मतलब कि वो जो कहावत है कि भाई घोड़े को हम पानी तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी आप पिला नहीं सकते जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि घोड़ा या शब्दों को मत पकड़िए। मतलब यहाँ पर इसका मतलब होता है कि आज के समय में स्टूडेंट की इच्छा ये महत्व रखती है। यदि आपके अंदर इच्छा है पढ़ाई करने की, तो आप गहराई से पढ़ाई करिए। आगे आने वाले समय में आप 12th के बाद जो भी एग्ज़ाम देंगे, उसमें 11-12 ये बेस रहता है। मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहते हैं, तो फाउंडेशन में टोटल 11-12 का कोर्स दिया गया है। आगे जाकर के मान लो और भी आप कोई सी पढ़ाई करना चाहते हो, देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब जो यूजीसी है, मतलब जो कॉलेज की जो पढ़ाई होती है, तो उसके नियम बदल गए हैं। पहले क्या होता था कि बच्चा इधर मैथ्स पढ़ रहा है या इधर कॉमर्स पढ़ रहा है, कॉलेज में जाकर के आर्ट ले रहा है। अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब यदि आपने इधर कॉमर्स लिया है, आपको उधर आप बीकॉम लेंगे, और उधर जब आगे जाओगे तो वहाँ आप एमकॉम ही कर पाएंगे, आप एमए नहीं कर पाएंगे, आप एमएससी नहीं कर पाएंगे। या कोई बीएससी वाला बच्चा है, पीजी में जाकर के एमए करना चाहता है, तो वो नहीं कर सकता। मतलब अब वो अपना रास्ता नहीं बदल पाएगा, स्ट्रीम चेंज नहीं कर पाएगा। जिस सब, क्योंकि आगे जो नौकरियां हैं, उन नौकरियों में भी उन्होंने बोल दिया है कि आपका जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहता है, वही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम जो भी स्ट्रीम हमने कॉमर्स लिया है, तो हम उसकी पढ़ाई इतनी गहराई से करें कि हम कॉलेज में भी और अच्छा उसको और गहराई से पढ़े, ताकि हम उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाए। और कोई सा भी आप एग्ज़ाम दें, उसमें आप उसके सवालों का जवाब आसानी से दे पाए। हम क्या करते हैं, हम पास होने के लिए पढ़ते हैं। आपको पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पढ़ना है। इसलिए भाई ये तो शुरुआत है अभी, पूरा साल भर मतलब 10 महीना अभी से, यदि हम आप जून को भी निकाल दोगे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, है ना, और फरवरी, कितने होते हैं? 8 महीने हो रहे हैं। इन 8 महीनों में आप एक एक लाइन भी पढ़ेंगे तो भी आप पूरी गहराई से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड यूनिट है 12th बिजनेस स्टडी का, वो कंप्लीट हो गया। ऐसे हमारे अकाउंटेंसी का भी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गया। दो दो यूनिट दोनों की कंप्लीट हो गई है। दोनों की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं। इसके पीडीएफ नोट्स हमारा जो एकेडमी का जो ऐप है, उस ऐप पर भी फ्री मटेरियल में डला हुआ है, आप वहाँ जा के उसको देख सकते हैं। ठीक है। साथ में उसके टेस्ट भी, ऑनलाइन टेस्ट भी डले हुए हैं। वो टेस्ट दे करके आप अपने नॉलेज को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम अकाउंटेंसी का जो थर्ड यूनिट है वो शुरू करने वाले हैं। तो आप इन वीडियोस को देखिए। देखने के बाद आपको अच्छा लगता है, आप लाइक करो, कमेंट्स करो, और यदि मान लो कोई बात आपको नहीं समझ में आती है, तो आप उसमें कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं। या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, चौहान एकेडमी खंडवा, आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो, और वहाँ से भी आप चैट के माध्यम से हमारी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।